अस्सलाम वालेकुम यंग डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। प्रीवियस वीडियोस में हम जो है वो एरिथमिया पे डिस्कशन कर रहे थे और हमने टैकीकार्डिया को या टैकी एरिथमियाज़ को डिटेल में डिस्कस कर लिया था और हमने देखा था कि टैकीकार्डिया के साथ रिदम रेगुलर हो या इरेगुलर हो या क्यूरेस ब्रॉड हो या नैरो हो तो हमें उस पेशेंट को किस तरह से ट्रीट करना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेडीकार्डिया के बारे में। इसको हम ब्रेडी अरिथमिया नहीं कहेंगे, ब्रेडीकार्डिया कहेंगे, क्योंकि इसमें हम रिदम से ज़्यादा हार्ट रेट जो है वो हमें इफ़ेक्ट कर रहा होता है। ब्रेडीकार्डिया को भी देखने के लिए हम जो है वो रिदम स्ट्रिप का सहारा लेंगे, जिसको हमने कहा था कि सेकंड लीड को अगर हम 6 सेकंड्स के लिए कंटिन्यूसली अगर हम उसको ट्रेस करें तो हम उसको रिदम स्ट्रिप बोलते हैं। और उसमें जो है हम देखेंगे कि पेशेंट का हार्ट रेट जो है वो लेस दैन 60 बीट्स पर मिनट आ रहा है अगर, तो हम उसको ब्रेडीकार्डिया लेबल करते हैं। और ब्रेडीकार्डिया को ट्रीट करने के लिए जो नंबर 1 स्टेप है वो ये है कि आपने पेशेंट की आईवी एक्सेस लेनी है। ये आपने हर पेशेंट की लेनी है इरिस्पेक्टिव ऑफ द कॉज, चाहे वो टैकीकार्डिया का है, चाहे ब्रेडीकार्डिया का है, चाहे कोई भी एरिथमिया है या कुछ भी है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो यही होता है कि आप एक अच्छी आईवी लाइन उसकी मेंटेन करें और उसके बाद बेहतर है कि आप उसका मैनुअल ब्लड प्रेशर ले लें और ऑक्सीजन इन्हेलेशन उसको शुरू करवा दें अगर उसको हाइपोक्सिया हो रहा है। हाइपोक्सिया से मुराद ये है कि उसकी सैचुरेशन जो है वो लेस दैन 95 है या 96 है, तो बेहतर है कि आप उसको थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन इन्हेलेशन शुरू कर दें। और मैनुअल ब्लड प्रेशर लेना इसलिए ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात जो कार्डियक मोनीटर वाले जो ऑपरेटर्स हैं वो उनमें कोई एरर होता है और वो रीडिंग जो है वो एक्चुअल रीडिंग से काफ़ी डिफरेंट आ रही होती है। तो इसलिए रिकमेंडेड ये है कि आप मैनुअल ब्लड प्रेशर किसी भी सिक पेशेंट में या सीरियस पेशेंट में ज़रूर एक दफ़ा ले लें। तो इसके बाद जो सेकंड स्टेप है हमारा ब्रेडीकार्डिया के पेशेंट में वो ये है कि हमने कॉज को इस्टेब्लिश करना है। ब्रेडीकार्डिया जब हमने डिस्कस किया था तो उसकी हमने कॉजेज़ देखी थी और उसमें कुछ ऐसी कॉजेज़ हैं जो रिवर्सिबल हैं, जैसा कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है पोटाशियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। इसी तरह आपको हिस्ट्री में पता चलेगा कि अगर कोई पेशेंट जो है वो वेजोवेगल शॉक के साथ प्रेजेंट हुआ है तो वो भी टेम्परेरी होगा, उसको भी हम रिवर्स कर सकते हैं, राइट। ये आपको हिस्ट्री पे ही आइडिया होगा कि इस पेशेंट के साथ क्या हुआ है। आप उसके अटेंडेंट से पूछ सकते हैं कि यहाँ से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये वेजोवेगल शॉक में तो नहीं है। या फिर आपने ये देखना है कि पेशेंट हाइपोथर्मिया में तो नहीं है। हाइपोथर्मिया का पेशेंट भी जो है वो ब्रेडीकार्डिया के साथ प्रेजेंट कर सकता है। या अगर कोई पेशेंट जो है वो एंडोक्राइनल प्रॉब्लम्स के साथ आया है तो आप हिस्ट्री पे या अगर उसके पास कोई प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड है तो आप वहाँ से असेस कर सकते हैं कि इसको पेशेंट को जो है वो कोई थायराइड डिजीज़ तो नहीं है, स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है, या इसको कोई एड्रीनल क्राइसिस तो नहीं चल रहा, कोई एड्रीनल इनसफिशेंसी का पेशेंट तो नहीं है। अगर कोई ऐसा मसला है तो उसको भी हम जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो है वो देखना है कि पेशेंट में कोई एडवर्स साइन तो नहीं आ रहा, उसकी पेरिफेरल पल्सेस देखनी है कि वो कैसी हैं। अगर पेरिफेरल पल्सेस वीक हैं या नहीं मिल रही तो पेशेंट को आपने लेबल करना है कि ये शॉक में है या सिनकपी में है, या अगर वो ऑनगोइंग हार्ट फेलियर है या कोई एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन चल रहा है, जैसा कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसका ट्रीटमेंट फिर यही है कि हमने CPR से स्टार्ट करना है, राइट। और इसमें जो है हमारे पास जो फार्माकोलॉजिकल ऑप्शंस हैं उसमें ये है कि हमने IV एट्रोपिन पेशेंट को देनी है, जो कि 500 माइक्रोग्राम का एक बोलस देना है। और उसके बाद हम 3 से 5 मिनट वेट करने के बाद इसको रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी मैक्सिमम डोज जो है वो 3 mg तक है, यानी कि इससे हमने ज़्यादा आगे एट्रोपिन नहीं देना। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है IV एड्रेनालिन की, ये हम 2 to 10 माइक्रोग्राम IV इन्फ्यूजन की फॉर्म में देते हैं पेशेंट को। इसकी एक अल्टरनेट मेडिसिन भी है जिसको हम डोपामीन कहते हैं, और ये भी हम IV इन्फ्यूजन की फॉर्म में जो है वो पेशेंट को देते हैं, राइट। तो अगर इन सारी चीज़ों से भी बात नहीं बनी तो फिर पेसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। पेसिंग मैंने आपको बताया कि 2 तरह की होती है, टेम्परेरी पेसमेकर एंड परमानेंट। तो एमरजेंसी बेसिस पे जो पेसिंग की जाती है वो ट्रांसक्यूटेनियस होती है, जिसको टेम्परेरी पेसमेकर बोलते हैं। तो वो डेफिनेटली आप कार्डियोलॉजी टीम की हेल्प के साथ ही करेंगे। और अगर रीज़न ये है कि पेशेंट जो है वो कोई बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले रहा है पहले से, और उसकी वजह से आपको लगता है कि ये ब्रेडीकार्डिया हुआ है, कोई ओवरडोजिंग हुई है या कुछ इस तरह का मसला हुआ है, या वो कोई किडनी डिजीज़ का पेशेंट है और आपको लगता है कि डोज़ की डिटेंशन है बॉडी के अंदर, तो फिर आपने उसको ग्लूकागोन लेना है, राइट, ब्रेडीकार्डिया के लिए।
इसमें इस सारे प्रोसेस में हमें एक रिस्क होता है कि पेशेंट जो है वो एसिस्टली में जा सकता है। एसिस्टली का मतलब है कि नो कार्डियक एक्टिविटी, राइट। अगर ऐसा होता है तो फिर आपने CPR शुरू करना है। CPR जो है हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और पिछले CPR में हमने देखा था कि हमने CPR के साथ IV अमायोड्रोन ड्रग यूज़ की थी। तो इस कंडीशन में जब हम CPR करते हैं तो उसमें हम एपिनेफ्रीन जो है वो यूज़ करते हैं। ये एक पोटेंट वेज़ोकंस्ट्रिक्टर है, तो इस कंडीशन में हम जो है वो CPR के साथ एपिनेफ्रीन यूज़ करते हैं। और एसिस्टली का रिस्क जो है वो हम किस तरह से असेस कर सकते हैं, हमें हिस्ट्री पे पता चल सकता है कि अगर कोई पेशेंट को रीसेंट एसिस्टली का इवेंट हुआ है तो वो पेशेंट हाई रिस्क पे है, या अगर उसकी ECG में मोबिट्स टाइप 2 या 3rd डिग्री ब्लॉक है। इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर कोई ऐसी पिक्चर आ रही है तो वो पेशेंट भी रिस्क वाला पेशेंट है, या अगर कोई वेंट्रिकुलर पॉज आ रहा है बीच में और वो पॉज जो है वो 3 सेकंड से ज़्यादा का है, तो वो पेशेंट भी रिस्क पे है कि वो किसी भी टाइम जो है वो एसिस्टली में जा सकता है, राइट। तो आपको ये चीज़ें भी ज़हन में होनी चाहिए। इन चीज़ों से आपने असेस कर लेना है कि पेशेंट जो है वो रिस्क वाला तो नहीं है। अगर पेशेंट एट रिस्क है फॉर एसिस्टली तो फिर आपने CPR के लिए जो कार्डियक डिफिब्रिलेटर है और सारा जो ऑपरेटर्स होता है और जो स्टाफ है उनको अलर्ट रखना है कि किसी भी टाइम जो है वो CPR की ज़रूरत पड़ सकती है, राइट। तो ये थी ब्रीफ सी डिस्कशन ब्रेडीकार्डिया के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपने यहाँ तक की वीडियोस जो है वो डाइजेस्ट कर ली हैं तो मुबारक हो, आप अरिदमिया को समझ चुके हैं, जिसमें टैकीकार्डिया शामिल हैं और ब्रेडीकार्डिया शामिल है, राइट। ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है लेकिन बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आप एमरजेंसी में ड्यूटी पे होते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें माइंड में होंगी तो आप इनको अप्लाई कर सकेंगे। अदरवाइज़ हो सकता है कि आप किसी पेशेंट को लूज़ कर जाएँ ये चीज़ें ना पता होने की वजह से, राइट। ये एक्यूट मेडिसिन है और ये हर डॉक्टर को आनी चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर उसको मेंशन कर दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व करें। तो ये थी डिस्कशन अरिदमियाज़ के बारे में। नेक्स्ट वीडियोस में हम इंशाल्लाह इस्कीमिया को डिटेल से डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।